नमस्कार। संस्कृत ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं इसके बारे में जानेंगे। बहुत दिनों से बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैम अनुवाद की एक वीडियो बनाइए। जो अनुवाद है उसके लिए सबसे पहले बच्चों आपको ये ध्यान रखना है कि व्याकरण का जो ज्ञान है, जो आधारिक ज्ञान है, वो आपको जरूर होना चाहिए। और कुछ महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं उनकी एक लिस्ट मैंने बनाई है जो आपको पहले पता होने चाहिए, तो अनुवाद में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले है अनुवाद सीखने के महत्वपूर्ण बिंदु। देखते हैं कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको अनुवाद से पहले पता होने चाहिए। सबसे पहला जो पॉइंट है उसमें है शब्द रूप व धातु रूप का ज्ञान होना चाहिए। छठी से लेकर ही सभी बच्चे जब संस्कृत पढ़ना शुरू करते हैं तो उन्हें शब्द रूप व धातु रूप के बारे में ज्ञान हो जाता है। और हर बच्चे को जो शब्द रूप है, जो आपका अकारांत शब्द रूप है, जैसे आपका बालक है, बालक शब्द रूप है, बालिका स्त्रीलिंग में, व नपुंसकलिंग, एक एक शब्द रूप सब बच्चों को याद जरूर होना चाहिए। व उसके साथ आपको धातु रूप अर्थात धातु का ज्ञान जरूर होना चाहिए। पांचों लकारों में धातु जो है पांचों लकारों में आपके पाठ्यक्रम में आती है और किसी भी लकार का अनुवाद जो है आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो इसके लिए अलग से भी मैंने वीडियो बच्चों के लिए बनाई है जिसमें मैंने शब्द रूप के बारे में डिटेल से व धातु रूप के बारे में डिटेल से समझाया है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप वहां से जाकर के ये वीडियो देख सकते हैं। आगे देखते हैं कारक का ज्ञान होना चाहिए। कारक जो है वो हमें बताता है कि कौन सी विभक्ति का प्रयोग हमें अनुवाद में करना है। कारक के ऊपर भी अलग से वीडियो भी बनाई गई है, इसमें भी मैं आपको शॉर्ट में सबके बारे में बताऊंगी। और छठी से लेकर 12वीं कक्षा के सारे बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखें, क्योंकि अनुवाद एक ऐसा आपका विषय है जिससे आपको सारी संस्कृत का कोई भी जब आप चैप्टर पढ़ते हैं, पाठ आप पढ़ रहे हैं, तो आपको करने में आसानी होती है। और क्योंकि अनुवाद में आपको व्याकरण का ज्ञान अच्छे से होना चाहिए, तो बाकी जो विषय है वो भी आप अनुवाद के बाद अच्छे से कर पाते हैं। तो उसके बाद है उपपद विभक्ति का ज्ञान होना चाहिए। उपपद विभक्तियों का ज्ञान आपको होना चाहिए कि कौन सी विभक्ति के साथ कौन से शब्द के साथ कौन सी विभक्ति लगेगी। और इसके लिए भी आप अलग से वीडियो भी देख सकते हैं और आपको इसमें भी मैं इसके बारे में थोड़ा बताऊंगी। वह संख्या का ज्ञान होना चाहिए। संख्याओं का आपको 1 से 100 तक गिनती सभी बच्चों को आ जाती हैं। 50 तक आप छठी में सीख जाते हो, उसके बाद 7th में 8th में। तो संख्याओं का ज्ञान आप जरूर सीख लें, क्योंकि कोई ना कोई शब्द आपसे अगर पूछ लिया जाता है अनुवाद में तो आप आसानी से उसकी संस्कृत बना सकते हो। उसके बाद है अव्यय का ज्ञान। अव्यय का ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए, क्योंकि अनुवाद में भी अव्यय का प्रयोग होता है और आप वहां पर कंफ्यूज हो जाते हो कि इस शब्द की संस्कृत क्या होगी। तो अगर आपको अव्यय का अनुवाद आता है, अव्यय को आपने अच्छे से समझा है, तो आप अनुवाद आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद है उपसर्ग व प्रत्यय का ज्ञान होना चाहिए। उपसर्ग व प्रत्यय की भी आपको समझ होनी चाहिए कि जो उपसर्ग होता है वो आगे लगता है और शब्द का अर्थ चेंज करता है, और ऐसे ही प्रत्यय पीछे लग करके अर्थ चेंज करते हैं, वह अनुवाद में इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने अभी आपको बताए हैं। इन सब के बारे में आधारिक ज्ञान आपको जरूर होना चाहिए ताकि आपको अनुवाद करने में कोई भी परेशानी ना। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया कि शब्द रूप व धातु रूप का जो ज्ञान है वो सबसे मुख्य है अनुवाद में। तो एक तो आपने शब्द रूप सीख लिए, और उसके बाद जो धातु रूप है उसमें आपको पांचों लकारों का ज्ञान, लकारों का अर्थ भी पता होना चाहिए। जैसे मैंने आपको एक बार ये बताया है यहाँ पर, लट लकार जो है, सबसे पहला लट लकार, उसका अर्थ होता है वर्तमान काल, जिसे इंग्लिश में आप प्रेजेंट टेंस भी पढ़ते हो। और उसके बाद है लंग लकार, उसको क्या कहते हैं, भूतकाल। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूं क्योंकि हिंदी में जब आपसे वाक्य पूछे जाएंगे तो आपको पता होना चाहिए। जब आपके सामने एक वाक्य आता है पढ़ रहा है, तो आपको पता होगा ये लट लकार का वाक्य है, प्रेजेंट टेंस का वाक्य है। और जब आएगा कि पढ़ लिया था, तो वो लंग लकार का वाक्य है और वो भूतकाल का है, ठीक है, पास्ट में। और उसके बाद है लिट लकार। लिट लकार क्या होता है,
भविष्यत काल, जो फ्यूचर टेंस आप बोलते हो, जैसे आप ये कहो कि मैं इसको पढ़ लूंगा, ये काम बाद में कर लूंगा, तो वहां पर किसका प्रयोग होगा? लिट लकार का प्रयोग होगा। इसके बाद है विधिलिंग लकार। विधिलिंग का प्रयोग होता है चाहिए अर्थ में। जब आप किसी को सजेशन देते हैं, या डॉक्टर कई बार सलाह देता है, अध्यापक बच्चों को सलाह देता है कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको पढ़ना चाहिए, समय पर सोना चाहिए, समय पर अपना गृह कार्य करना चाहिए। तो इस तरीके से जब हिंदी के वाक्य आपके सामने आएंगे तो आप वहां पर कौन सा लकार लगाएंगे? विधिलिंग लकार लगाएंगे। तो ये अर्थ जो है आप अच्छे से समझ लें और इनको याद रखें। आगे है लोट लकार, जो पांचवा लकार है, वो आज्ञा देने के अर्थ में प्रयोग होता है। लोट लकार ऑर्डर जब हम किसी को देते हैं, आज्ञा देते हैं, जैसे तुम ये काम अभी करो, अभी इस काम को खत्म करो, तो वो क्या होता है? लोट लकार होता है। तो ये पांचों लकारों का अर्थ आपको जब अच्छे से पता होगा तो अनुवाद बनाते समय आपको पता चल जाएगा कि ये लट लकार में अनुवाद बनाना है, लोट में है, लंग में, विधिलिंग में, या किस लकार में आपको ये अनुवाद करना है। तो इनका अर्थ आप अच्छे से जान लें व याद कर लें। और एक महत्वपूर्ण नोट है आपके लिए कि जब भी आप अनुवाद बनाते हैं, छोटे छोटे से अनुवाद अभी मैं आपको सिखाने वाली हूं, उसमें हमेशा ध्यान रखें जो आपका कर्ता होता है, जैसे वो कर्ता एक वचन का है आपका, तो क्रिया भी आपकी एक वचन की होगी। जब भी आप देखते हो, आप शब्द रूप पढ़ते हो, वहां पर 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ऐसे ही धातु रूप में भी 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो जब भी आपका संस्कृत में कर्ता अगर एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की, द्विवचन का है तो क्रिया भी द्विवचन की, बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की। ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद रखेंगे तो अनुवाद में आपकी बिल्कुल भी गलती नहीं होगी। और जो छोटा छोटा अनुवाद है, बहुत मुश्किल अनुवाद परीक्षा में नहीं पूछा जाता है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण तालिका, बहुत ही महत्वपूर्ण, चाहे आप किसी भी कक्षा में हो, छठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, किसी भी कक्षा में हो, अगर आप संस्कृत सीखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपको संस्कृत में अनुवाद बनाना आ जाए, तो आप इस तालिका को अच्छे से कंठस्थ याद कर लीजिए। आप छोटे छोटे अनुवाद तो बिल्कुल चुटकियों में कर पाएंगे, ऐसा मैं 100% आपको कह सकती हूँ। अब आपको सबसे पहले क्या करना है? इस तालिका को याद करना है। बहुत छोटी सी है ये, जो मैंने इसमें लिखा हुआ है वो आपके ज्ञान के लिए कुछ अलग चीजें हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगी। सबसे पहले जो तालिका मैंने लिखी है, संस्कृत में आप शब्द देख रहे हैं, सबसे पहले है सह। सह का अर्थ होता है वह। ठीक है, जब भी हम किसी के बारे में बात करते हैं कि वह क्या कर रहा है, वह पढ़ता है, वह लिखता है, या किसी और लकार में उसने पढ़ा था, तो वहां पर भी सह का प्रयोग होता है। ठीक है, उसने या वह जब भी आता है, या इसकी जगह किसी का नाम हो सकता है। ठीक है, कोई भी आपकी जो संज्ञा होती है कोई भी हो सकती है सह की जगह, या आप ध्यान रखें, या तो सह है या कोई भी संज्ञा है। तो इस तरीके से सह, उसके बाद तऊ। तऊ का मतलब वे दो या उन दोनों ने। ठीक है, तो जहां पर भी प्रयोग होता है ऐसा, तो वहां पर संस्कृत क्या बनेगी? तऊ। ऐसे ही ते का अर्थ क्या होता है? वे सब। आगे हम देखते हैं त्वम। त्वम जो है आपका मध्यम पुरुष का है। सबसे पहले हमने क्या किया? प्रथम पुरुष किया, जिसमें सह, तौ, ते, वह, वे दो, वे सब। ये आपको याद करना है, लिख कर देखना है, बिल्कुल भी इसको भूलना नहीं है। उसके बाद है मध्यम पुरुष, त्वम, युवाम, यूयम। त्वम का अर्थ है तुम, एक वचन के लिए, युवाम तुम दोनों, और यूयम तुम सब। ये आपको अच्छे से याद करना है। उसके बाद है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में क्या होगा? अहम, आवाम, वयम। अहम का अर्थ क्या होता है? मैं, अपने लिए। जैसे आए आप इंग्लिश में लगाते हो, वैसे ही संस्कृत में क्या लगाओगे? अहम। और उसके बाद है आवाम, हम दोनों, द्विवचन में। जब दो लोगों की बात होगी संस्कृत में, हम दोनों हिंदी में लिखा होगा, तो वहां पर क्या लगाएंगे? आवाम। और उसके बाद हम सब खेलने जा रहे हैं, हम सब ने कल ये काम किया था। किसी भी लकार में हम जब आता है तो वयम उसकी संस्कृत बनेगी। वयम का अर्थ क्या है? हम सब।
तो ये आपको तालिका सबसे पहले याद करनी है, जिसमें आपको ये तीनों पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, तीनों वचनों में अच्छे से याद होने चाहिए। और उसके बाद जब ये अनुवाद बनेगा तो बिल्कुल जैसे आप मैथ्स के सम सॉल्व करते हैं वैसे ही लकारों के साथ इसको फिट करते हुए चले जाएंगे, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, बहुवचन के साथ बहुवचन, और आसानी से आपके छोटे छोटे अनुवाद बन जाएंगे सारी धातुओं में। एक मैंने आपको एग्जाम्पल यहाँ पर दिया है लट लकार में। सबसे पहले लट लकार में मैंने आपको दिया है, आप इसको बाकी लकारों में खुद बनाएंगे, लोट में, लंग में, विधिलिंग में, इन सब में खुद बनाएंगे इन्हीं धातुओं से। वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। देखिए जैसे सबसे पहले है सह, ठीक है, सह के साथ मैंने क्या लिखा, अब धातु मैंने आपको बताया पांचों लकारों में। लट लकार में धातु कैसे चलती है, पठती, पठते, पठंती, पठसी, पठथह, पठत, पठामी, पठावे, पठावे। सारी धातुएं, ज्यादातर सारी धातुएं लट लकार में ऐसे ही चलती हैं जो प्रसमयी पद की धातु होती हैं। कुछ धातुएं मैंने आपको लिखी हैं, ज्यादातर जो परीक्षा में पूछी जाती हैं, ठीक है। इसके अलावा भी आप बहुत सारी धातुएं जो किताब में लिखी हुई हैं उनको पढ़ जरूर लें। अगर आप पढ़ लेंगे उनको तो आपको परीक्षा में आसानी होगी, क्योंकि आपने उसको एक बार पढ़ लिया है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए सह के साथ सह पठती, लिखती, गच्छति, हसती, क्रीडति, भ्रमति, वदति, कथयति, नृत्यति, चलति, पचती, ठीक है। इन सब का अर्थ भी मैं आपको बता देती हूँ। पठती का पढ़ना, लिखती का लिखना, गच्छति का जाना, हस्ती का हंसना, क्रीडति का खेलना, भ्रमति का घूमना, वदति बोलना, कथयति कहना, नृत्यति नाचना, चलती चलना, पचती पचाना। और लट लकार में इन सबका अनुवाद कैसे बनेगा, सह पठती, वह खेलता है, वह नाचता है, वह गाता है, वह जाता है, वह बोलता है। इस तरीके से लट लकार में प्रथम पुरुष में एक वचन में हमने अनुवाद बनाया। ऐसे ही आप दूसरे लकारों में, लोट लकार में ही सेम ऐसे कर देंगे, पढ़तु, पढ़ताम, पठंतु, स पढ़तु, स गच्छतु, सह लिखतु, ठीक है। उसके बाद आपका द्विवचन में वैसे ही तऊ के साथ हमने क्या लगा दिया, पठतः, लिखतः, और सारी धातुएं, वे दो पढ़ रहे हैं, वे दो लिख रहे हैं लट लकार में। बाकी लकारों में भी ऐसे बना सकते हैं, तऊ पठिष्यतः, वे दोनों पढ़ेंगे, तऊ लिखिष्यतः, वो दोनों लिखेंगे। उसके बाद है बहुवचन में ते का मतलब वे सब, ठीक है। जहां पर भी वे सब आएगा तो आप ते लिखेंगे, उसके साथ पठंती, लिखंती, चलंती, वे सब पढ़ते हैं, लिखते हैं, और ऐसे ही बाकी लकारों में। उसके बाद मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष में है त्वम, त्वम के साथ क्या आएगा, पठ सी, इसमें आप सी वाला याद कर लीजिए, वो हमेशा त्वम के साथ आता है, ठीक है। अब पठथह और पठत, ये दोनों थ वाले हैं। जो विसर्ग वाला है वो द्विवचन दो लोगों के साथ में आता है, हमेशा याद रखें। छोटी छोटी सी बातें कि युवाम के साथ पठथह, ठीक है, विसर्ग वाला। और दूसरा जो होता है हमारा बहुवचन वाला, वो बिना विसर्ग के है, वो यूयम के साथ। तुम दोनों युवाम पठथह और तुम सब यूयम पठथ, और ऐसे ही बाकी सारी धातुओं के साथ मैंने आपको दिखाया है। उसके बाद है अहम। अहम का मतलब मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, लिखामी, या पढ़ूंगा पठिशामी, या मैं किसी को आप दूसरे लकार में बनाना चाहते हो कि मुझे पढ़ना चाहिए, ठीक है, पठेत, तो वहां पर आपने विधिलिंग लकार लगा दिया। ऐसे ही आवाम, हम दोनों, तो आवाम के साथ पठावह, लिखावह, चलावह, इस तरीके से आप द्विवचन में बनाएंगे उत्तम पुरुष में। और उसके बाद है वयम, बहुवचन, वयम पठामह, वयम लिखामह, वयम चलामह। तो आपको इस बात को पकड़ लेना है कि आपको ये टेबल अच्छे से याद हो। उसके बाद पांचों लकार आपको अच्छे से याद होने चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ उसके साथ वो फिट करने हैं, एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन, पुरुष के अनुसार, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष। ये तालिका अगर आपके माइंड में रहेगी याद, तो आप फटाफट धातु के साथ इसको कर सकते हैं और छोटे छोटे अनुवाद आसानी से बन सकते हैं। अभी मैंने आपको तालिका से बहुत छोटे अनुवाद, अभी जो छोटी आपकी कक्षाएं हैं, छठी, सातवीं, आठवीं के बच्चों के लिए तो ये तालिका काफी है, इतने ही वाक्य वो बनाकर सीख सकते हैं।
अभी जो बड़ी कक्षाएं हैं उनमें आपको कर्म का भी प्रयोग करना पड़ता है, विभक्तियों का भी प्रयोग होता है। तो वो आप कैसे करेंगे, उसके लिए आपको शब्द रूप अच्छे से याद होना चाहिए। सभी बच्चे एक एक शब्द रूप तो जरूर याद कर लें। एक एक शब्द रूप का अर्थ है मेरा, एक तो आपको बालक शब्द रूप पुल्लिंग में और एक स्त्रीलिंग में, वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए कि जो बाकी पुल्लिंग शब्द हैं वो बालक की तरह चलेंगे बहुत सारे, और बाकी जो स्त्रीलिंग है वो बालिका की तरह चलेंगे। जो आकारांत होंगे वह अकारांत होंगे, तो उससे भी आपको मदद मिल सकती है। और जितने ज्यादा आप शब्द रूप याद रख सकते हैं वो आपके लिए उतने ही ज्यादा मददगार साबित होंगे। तो देखते हैं इसमें, जैसे मैंने प्रथमा विभक्ति, अब आपने कारक पढ़े हैं, ठीक है। कारक में क्या होते हैं, कर्ता ने, कर्म को, ऐसे करके सप्तमी विभक्ति और संबोधन ऐसे होता है। और उसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं, जो कर्ता ने हिंदी में आप याद करते हो वो क्या होता है, प्रथमा विभक्ति। कर्म को द्वितीया विभक्ति, करण से के द्वारा तृतीया विभक्ति, ऐसे ही आपकी संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, अपादान पंचमी और संबंध षष्ठी विभक्ति व अधिकरण सप्तमी विभक्ति। तो इन विभक्तियों का आप ध्यान रखेंगे तो वाक्य में जब आएगा चिन्ह, जैसे ने, राम ने, तो आपको पता चलेगा प्रथमा विभक्ति लगानी है। राम को द्वितीय विभक्ति लगानी है। राम से या राम के द्वारा तो तृतीया लगानी है शब्द रूप की, ठीक है। और उसके बाद चतुर्थी कि राम के लिए, तो आपको चतुर्थी लगानी है। या राम से अलग होना जहां पर पाया जाता है किसी भी व्यक्ति का, वस्तु का, तो वहां पर पंचमी विभक्ति लगाएंगे आप उस शब्द रूप की, जो भी आपके परीक्षा में शब्द आया है उसी की। और उसके बाद षष्ठी, किसी का किसी से संबंध कि वह राम का भाई है, ऐसे का आ गया, वह सीता की बहन है, की आ गया वहां पे, तो आपको पता चल जाएगा का, के, की किसके चिन्ह होते हैं, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति के। ऐसे ही अधिकरण में पर, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। अगर आपको कारक को और अच्छे से समझना है, यहाँ पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में आपको सारा नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि ये वीडियो मैं पहले से ही सारी बना चुकी हूँ। आप उनको एक बार देख लें अनुवाद करने से पहले, जब आपको ये समझ आ जाएगा तो अनुवाद आप अच्छे से कर पाएंगे। तो जैसे प्रथमा विभक्ति के मैंने 2 उदाहरण यहाँ पर आपको दिए हैं। जैसे है लट लकार में मैंने ये बनाए हैं, बालक खेलता है, बहुत असाधारण अनुवाद है, बालक है। जैसे मैंने आपको सह की जगह मैंने आपको कहा कि संज्ञा भी आ सकती है और बालक है। यहाँ पे राम भी हो सकता, श्याम, सीता, गीता, कुछ भी हो सकता था, तो बालक है। अब खेलता है, क्रीड धातु है तो क्रीडति, बालक भी क्या है, एक वचन है, और क्रीड धातु भी हमारा क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन है। उसके बाद है वे दो नाचते हैं। अब वे दो, अभी मैंने आपको सिखाया वे दो की संस्कृत क्या होती है, सह तऊ, तऊ का अर्थ है वे दो नाचते हैं। अब नृत्यति एक वचन, नृत्यतः है क्या होगा, द्विवचन है। और क्योंकि लट लकार के वाक्य हैं इसलिए हम इसमें लट लकार प्रयोग कर रहे हैं। अगर यहाँ पे होता वे दो नाचेंगे तो हम लृट लकार का प्रयोग करते, और द्विवचन में क्या होता, नर्तिष्यति नर्तष्यतः है। उसके बाद हम देखते हैं द्वितीय विभक्ति। द्वितीय विभक्ति क्या होती है, कर्म कारक और को, मैंने उसके चिन्ह भी आपके लिए साथ में लिखे हैं ताकि आपको आसानी रहे याद करने में। जैसे पहला है जो आपका वाक्य है, रमा गांव को जाती है। रमा, अब रमा आपका जो करता है वो एक उसका है, प्रथमा विभक्ति का है रमा। गांव को, उसमें क्या आई है, द्वितीय विभक्ति, को है वहां पर चिन्ह, आपने पहचान लिया। तो ग्रामम, गांव की संस्कृत क्या होती है, ग्रामम। और जाती है गच्छति, रमा अकेली है, ठीक है, एक वचन है, और लट लकार में है, जाती है मतलब जा रही है, और क्रिया भी हमारी क्या लगी, लट लकार एक वचन में लगी, गच्छति। उसके बाद है दूसरा, विद्यार्थी विद्यालय जाता है। विद्यार्थी, अब विद्यार्थी शब्द भी होता है संस्कृत में, नहीं तो आप छात्र भी लिख सकते हैं। एक ही शब्द कई तरह के पर्यायवाची आप उसको मिल जाएंगे, जो आपको आता हो परीक्षा में वही आप प्रयोग कर सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। तो छात्र विद्यालय जाता है। अब यहाँ पे विद्यालय को जाता तो नहीं लिखा है, लेकिन कुछ वाक्यों की आपको खुद ही सेंस निकाल कर देखनी है कि छात्र विद्यालय को जाता है ना, विद्यालय को जा रहा है वो, तो विद्यालयम, उसमें क्या हो गया, द्वितीय विभक्ति हो गई हमारी, और जाता है गच्छति। ऐसे ही बाकी धातुएं होती तो वो भी हम वैसे ही प्रयोग करते। तो इस तरीके से आपको विभक्तियों का ध्यान रखना है, कहां पर प्रथमा लगानी है, कहां द्वितीय लगानी है। आगे बढ़ते हैं आप तृतीय विभक्ति की ओर।
ये जो अनुवाद है मैं आपको आसानी से सिखाने वाला अनुवाद बता रही हूँ, जो बिल्कुल आसान अनुवाद है, ताकि आप सीख जाएं अच्छे से। पहला पार्ट है ये अनुवाद की वीडियो का। इसके बाद मैं कुछ एक दो वीडियो के पार्ट और बनाऊंगी आगे, ताकि जिन बच्चों को ये बेसिक अनुवाद अगर आ जाता है तो हम आगे भी और अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो तृतीय विभक्ति का अनुवाद देखते हैं। करण कारक, तृतीय कौन सा होता है? करण कारक होता है। चिन्ह क्या होता है? से या के द्वारा, या तो किसी से कोई काम किया जाता है या किसी के द्वारा। ठीक है, वो किसी वस्तु के द्वारा भी हो सकता है, किसी व्यक्ति के द्वारा भी हो सकता है, कुछ भी आप वाक्य से समझ लेंगे वो। जैसे पहला है, तुम सब कलम से लिखते हो। अब यहाँ पर तुम सब हमें देखना है, तुम सब क्या है? बहुवचन है। किसका? मध्यम पुरुष का। त्वम, युवाम, यूयम। तो यूयम शब्द आ गया। कलम से, अब कलम की संस्कृत अगर किसी को नहीं आती है तो आप सीधा कलम शब्द का इसमें प्रयोग कर सकते हैं, कलमेन। ठीक है, या आप लेखनी भी लिख सकते हो इसमें। लेखनी शब्द जो है वो स्त्रीलिंग में चलेगा, लेकिन ठीक है, उसका लेखन्या होगा। तो आप कलमेन, जो आपको आसानी से आता हो संस्कृत में, आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। बस विभक्ति का सही प्रयोग करिए। जब आपको कलम शब्द अगर करना है तो आपको पता है बालक की तरह चलेगा, वो अकारांत है तो कलमेन है। बालकेन होता है तो कलमेन है। और लिखते हो, अब यूयम के साथ क्रिया भी बहुवचन की लगेगी। मैंने आपको बताया था कि थ वाला जो होता है उसमें बिना विसर्ग वाला आता है, यूयम तो लिखत। ठीक है, आगे है, बच्चे गेंद से खेलते हैं। अब बच्चे, ज्यादा बच्चे हैं तो बालकाः, यहाँ पे बालकः नहीं आएगा, बालकाः। गेंद से, गेंद की संस्कृत क्या होती है? कंदुकम। अब कंदुकम को हम तृतीय विभक्ति में कैसे चलाएंगे? गेंद जो है वो भी पुल्लिंग में चलेगा, कंदुकेन। ठीक है, और कंदुकेन, बालकाः कंदुकेन खेलते हैं। अब बच्चे ज्यादा हैं तो क्रीडन्ति। ठीक है, यहाँ पे आप क्रीडति नहीं लगाएंगे क्योंकि क्रीडति एक वचन में लगता है, क्रीडन्ति। तो कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की। आगे है चतुर्थी विभक्ति, संप्रदान कारक, और उसमें चिन्ह क्या होता है? के लिए, किसी के लिए, या किसी को कुछ अच्छा लगना होता है तो वहां पर भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे धन दान के लिए होता है। दान देना, किसी को कुछ भी देने के अर्थ में हमेशा ही आप देखें कि इस तरीके का वाक्य अगर आता है तो वहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। धन दान के लिए, अब धन धनम, दान के लिए, तो दान शब्द में क्या लगेगा? चतुर्थी विभक्ति, दानाए। जैसे बालकाए होता है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि बालक शब्द रूप, बालिका शब्द रूप, अस्मद युष्मद शब्द रूप और किम शब्द रूप, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द रूप हैं जो आपको अच्छे से पहले याद होने चाहिए, तभी आप अनुवाद कर सकते हैं। तो धनम दानाय होता है, भू धातु भवती, सिंपल है, एक वचन में भवती। ठीक है, तो आगे है, बालक के लिए मोदक अच्छा लगता है। अब बालक के लिए, तो बालक शब्द में ही कौन सी विभक्ति आ जाएगी? चतुर्थी, बालकाए। मोदक लड्डू, तो क्या होगा? मोदकम। अच्छा लगता है, रुच धातु जो होती है वो अच्छा लगने में होती है। तो हो सकता है कोई कोई शब्द जो है, कोई धातु आपको ना आए तो उनके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। कुछ धातुएं तो बहुत आसान है, जैसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, ये धातुएं आपको अच्छे से आ जाती हैं। लेकिन जैसे अच्छा लगता है, इस तरह की धातु जो है, हो सकता है आपको उस समय परीक्षा में ध्यान ना आए, तो इनके बारे में जरूर पढ़ें। रोचते है, अच्छा लगता है, ये आत्मनेपद की धातु है। और कुछ धातुएं जो है मैं आपके साथ शेयर भी कर दूंगी, और शब्द रूप भी, कि जो आपको अच्छे से याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति जो है अपादान कारक। इसमें से जुदाई, जुदाई का मतलब अलग होना, किसी भी जगह से आप अलग हो रहे हो या किसी भी स्थान से अलग हो रहे हो तो वहां पर आपका पंचमी विभक्ति संप्रदान कारक का प्रयोग होता है। तो आप हिंदी में कैसे पहचानेंगे उसको? जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब वृक्ष से पत्ते क्या है? अलग हो रहे हैं ना, तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर क्या, कौन सी विभक्ति आएगी? पंचमी विभक्ति आएगी। बस यही आपको पहचानना है हिंदी पढ़ते ही कि इसमें कौन सी विभक्ति का प्रयोग होगा। उसके लिए आपको कर्ता ने, कर्म को, करण से के द्वारा ये सारे चिन्ह अच्छे से याद होने चाहिए। इनका अच्छे से अभ्यास करें। तो वृक्षात, वृक्ष की पंचमी विभक्ति क्या होगी? वृक्षात। पत्ते, पत्र शब्द जो होता है पत्ते के लिए, तो ज्यादा पत्ते हैं, गिरते हैं, तो पत्राणी, पत्रम, पत्रे, पत्राणी, ऐसे शब्द रूप चलता है।
वृक्षात पत्राणि, और गिरते हैं पतंती, पत धातु होती है गिरना और बहुवचन में पतंती। आगे है राम घर से विद्यालय आता है। अब राम है सिंपल, घर से, अब घर से आ रहा है तो घर से अलग हो रहा है तो वहां पर पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो घर शब्द की संस्कृत क्या होती है? गृहम। तो गृह की पंचमी विभक्ति क्या होगी? गृहात। जैसे आपने बालक की करी वैसे ही बालकात, गृहात। विद्यालयम आता है, अब गच्छति जाना और आगच्छति आता है, तो राम है गृहात विद्यालयम आगच्छति। उसके बाद देखते हैं षष्ठी विभक्ति। षष्ठी विभक्ति में कोई भी आपको किसी का संबंध किसी के साथ पाया जाता है कि वह उसका भाई है, वह उसके माता पिता हैं, तो वहां पर षष्ठी विभक्ति संबंध कारक का प्रयोग होता है। का, के, की चिन्ह यहाँ पर ध्यान आपको रखने हैं। पहला जो वाक्य है वह सीता का भाई है, अब वह की संस्कृत सह, ठीक है। उसके बाद सीता का, सीतायाः, अगर आपने बालिका शब्द रूप याद कर लिया है तो सीता भी वैसे ही चलेगा, स्त्रीलिंग वाले सेम चलेंगे आकारांत, तो सीतायाः, और भाई भ्राता है अस्ति, ठीक है। तो दूसरा जो है वाक्य, यह मेरा घर है, यह इदम, क्योंकि घर के बारे में बात हो रही है। मेरा, मेरा जो है क्या? षष्ठी विभक्ति, क्योंकि इसमें भी संबंध है ना उसका घर के साथ, इसने काके की नहीं है, लेकिन इस तरीके के वाक्य परीक्षा में आते हैं। तो इदम मम घर गृहम है अस्ति, तो ये आपको याद रखना है, इसीलिए मैंने आपको कहा है अस्मद मतलब मैं, वो जो शब्द रूप है अहम, आवाम, वयम, आवाम, ये जो है आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ऐसे ही त्वम वाला युष्मल शब्द रूप आपको अच्छे से याद होना चाहिए, तो आप अच्छे से अनुवाद कर पाएंगे। आगे देखते हैं सप्तमी विभक्ति। सप्तमी विभक्ति में जो चिन्ह होते हैं में या पर, ठीक है। जब भी आप हिंदी वाक्य में देखते हो कि इसमें, वह घर में जाता है, वह घर पर जाता है, गिलास में पानी है, इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वहां पर आप सप्तमी विभक्ति लगाएंगे किसी भी शब्द रूप की जो आपके वाक्य में पूछा गया है। तो पहला है जैसे घड़े में पानी है, अब घड़ा क्या है? घटः, ठीक है। घड़े में, अब घटे का सप्तमी विभक्ति क्या हो जाएगा? घटे। अब पानी की क्या होगा? जलम अस्ति है, घटे जलम अस्ति। अब घटे हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने बालक शब्द रूप याद किया हुआ है, तो हम सारे जो शब्द रूप हैं वो उसकी तरह अकारांत वाले चला रहे हैं। हो सकता है कोई अलग शब्द रूप आ जाए, लेकिन ज्यादातर आपको अगर इतना भी याद करते हैं तो आपको जो परीक्षा में है काफी सारा अनुवाद जो है आप अच्छे से कर पाएंगे। घर पर अतिथि आएंगे, घर पर, अब गृह शब्द मैंने आपको बताया था, और सप्तमी में क्या होगा? गृहे। अतिथि, अतिथि क्या होंगे? अब अतिथि शब्द जो होता है वो ज्यादा अतिथि आएंगे है, क्योंकि अतिथि शब्द को चलाएंगे अतिथि, अतिथि, अतिथय है, ये शब्द रूप थोड़ा सा अलग चलेगा, इसलिए मैंने आपको कहा है कुछ शब्द रूप जो डिफरेंट हैं उनको आपको याद करना पड़ेगा और अच्छे से। ज़्यादा अभ्यास इतना करेंगे संस्कृत में आपको, क्योंकि किसी भी भाषा को पढ़ने के लिए आपको उसका जितना व्याकरण आप समझेंगे, जितना आप जानेंगे नए शब्दों को, नए शब्द रूप, धातु रूप व दूसरे नए संस्कृत के शब्दों को, उतना ही अच्छे से आप अनुवाद कर पाएंगे। तो गृहे अतिथय है, आएंगे, अब ये लिट लकार में है तो क्या होगा? आगमिष्यन्ति, ठीक है। ज्यादातर मैंने आपको लट लकार के ही वाक्य करवाए हैं, आप दूसरे कोई भी लकार इसमें लगा सकते हैं, बस आपको ध्यान क्या रखना है? आपके कर्ता का लिंग वचन ये ध्यान रखना है, वही आपके क्रिया में प्रयोग होगा, जिस वचन में आपका कर्ता है वही आपकी क्रिया होगी। तो इस तरीके से ये जो अनुवाद है मैंने आपको आज समझाने का एक प्रयास किया है। आशा करती हूँ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके अलावा भी अनुवाद की मैं एक दो और वीडियो बनाऊंगी ताकि आप बार बार उसका अभ्यास कर सकें, और जो महत्वपूर्ण उदाहरण हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी जल्दी ही, ताकि अगर आप वो भी कर लेते हैं तो परीक्षा में आप आसानी से कर पाएंगे। तो सभी बच्चे 6ठी से 12वीं तक इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जिन भी बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करें,
अपने जो आपके दोस्त हैं इस ऑनलाइन के समय में जो नहीं पढ़ पा रहे हैं अच्छे से, उनके साथ भी शेयर करें। हो सकता है उनके पास वो मोबाइल फ़ोन्स ना हो, तो आप उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप नोटबुक में अपने जो नोट्स हैं वो बना सकते हैं और उनके साथ शेयर करें, तो वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएंगे। आप सभी को परीक्षाओं के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। अच्छे से मेहनत से पढ़ाई करें, आप बहुत अच्छे अंक लेकर आएंगे, यही मेरी शुभकामना है। आप सभी का वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।